जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। बात करेंगे मार्च 2025 के ऐतिहासिक महीने के बारे में। ये महीना इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ से हमारे एक नए संवत की शुरुआत होती है। अधिकतम मार्च के अंत में और अप्रैल की शुरुआत में चैत्र का महीना शुरू होता है, जहाँ से हमारे नए संवत की शुरुआत होती है, जिसको हम ज्योतिष वर्ष के नाम से जानते हैं। हम नॉर्मली जनवरी के महीने में न्यू ईयर मना लेते हैं, लेकिन ज्योतिष हिसाब से देखें तो नया संवत प्रारंभ होता है मार्च और अप्रैल के आसपास। अब इस मार्च के महीने से जब हम नए वर्ष की तरफ प्रवेश करते हुए जा रहे हैं, तो ये नए वर्ष की स्थितियां हमारे जीवन में क्या लेकर आ सकती हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि मंगल नीच अभिलाषी हैं, शुक्र इस दौरान उच्च के हैं, सूर्य शनि की युति बनी हुई है, शनि इस महीने राशि परिवर्तन करेंगे, बुध यहाँ नीच के हो जाएंगे और गुरु शुक्र का राशि परिवर्तन भी होगा। यानी मुख्य ग्रहों की स्थितियां सिंह राशि के जातकों को वर्ष के अंत में या मार्च 2025 में कैसी स्थिति दे सकती हैं और उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होने वाला है, इसकी बड़ी विस्तार से चर्चा लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। व्हाट्सएप नंबर मैंने स्क्रीन पर डिस्प्ले किया है। अगर आप अपनी हॉरोस्कोप दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं या सिजेरियन डिलीवरी से बर्थ का टाइम निकलवाना चाहते हैं या अपनी कुंडली से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, तो अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। पेड कंसल्टेंसी होगी। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं राशि के मालिक की ही बात करूंगा, वो है सूर्यदेव। कि सूर्य राशि के मालिक हैं और सप्तम भाव में 14 मार्च तक अपनी स्थिति को बनाए हुए। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें हैं। कि पॉजिटिव बात यह है कि ये वापस राशि को देख रहा है, इसलिए ये आपके आत्मविश्वास को बना के रखेगा, आपके स्वास्थ्य को ठीक रखेगा, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को अच्छा रखेगा, आपके कार्य करने की क्षमता को अच्छा रखेगा, आपके मान सम्मान को बनाए रखेगा, क्योंकि राशि का मालिक राशि को वापस देखता है। लेकिन क्योंकि ये सप्तम भाव में है, इसका स्वभाव अलगाववादी है और ये शत्रु राशि में बैठा है, शत्रु ग्रह शनि के साथ बैठा है, इसलिए हम कहेंगे सातवें घर पे अशुभ पीड़ा भी है, क्योंकि दो अशुभ ग्रह सातवें घर में बैठे हैं, एक सूर्य और एक शनि। तो ये सूर्य शनि की युति, ये सूर्य शनि की स्थिति अगर 7th हाउस पे पड़ रही है, तो ये इस बात को दर्शाती है कि कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन आपके जीवन के अंदर वैवाहिक संबंधों को लेकर तनाव दे सकता है, क्योंकि दोनों ही ग्रह स्वभाव में अशुभ हैं, अलगाववादी ग्रहों के नाम से जानते हैं। तो सूर्य शनि की युति कब तक बन रही है, अगर देखे जाए तो पूरे मार्च में ये प्लेनेट आपको यहाँ इफेक्ट कर सकता है। तो ये एक सावधानी भी है। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें हैं कि सूर्य राशि का मालिक राशि को देख रहा है तो ठीक है, लेकिन 7th हाउस में सूर्य शनि की युति 14 मार्च तक बनी हुई है, इसलिए तब तक के लिए अपने वैवाहिक संबंधों को संभालें। 14 मार्च के बाद सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य राशि परिवर्तन करके राशि से 8वें घर में आएंगे। सामान्य तौर पर कोई भी ग्रह जब अपनी राशि से 8वें घर में गोचर करता है तो उसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि 8th हाउस एक त्रिक भाव है। 6, 8, 12 त्रिक भाव और अशुभ भाव कहलाते हैं। इसमें गया हुआ कोई भी प्लैनेट्स आपको परेशान कर सकता है। जब सूर्य यहाँ जाएगा तो सबसे पहले हेल्थ का ध्यान रखें। आंखों से संबंधित तकलीफ बढ़ सकती है, इसका आपको ध्यान रखना है। 8th हाउस में जाता है तो बहुत बार इम्यून सिस्टम की कमजोरी भी ऐसी स्थिति में दिखती है। व्यक्ति को लाइफ में अचीव करने के लिए कुछ हार्ड वर्क इस दौरान करना पड़ता है, ये सूर्य बताता है। हालांकि शनि की स्थिति 7th हाउस में बनी हुई है अपनी ही राशि में, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि ये 7th हाउस में बना हुआ शनि आपके 7th हाउस को कहीं ना कहीं बचा के रखता है, क्योंकि वो अपने भाव में बैठा है। भले ही प्रॉब्लम्स हो रही हैं मैरिड लाइफ में या किसी भी तरीके से, लेकिन उस भाव को वो बनाए रखने में सक्षम है। और शनि तो मार्च के लगभग अंत तक आपको यहाँ बनते दिखाई देंगे। तो अब बात करते हैं, ये बात हुई सूर्य शनि की। कभी नीच अभिलाषी मंगल, अगर ये नीच अभिलाषी है तो ये अकेला ऐसा प्लेनेट है जो सिंह राशि के जातकों के लिए एक योग कारक की भूमिका निभाता है। मंगल यहाँ योग कारक भी हैं, मंगल यहाँ मित्र भी हैं आपके, मंगल यहाँ केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी भी हैं। अगर मंगल चौथे भाव के स्वामी होकर 11वें घर में बैठे हैं तो हम कहेंगे भी चौथा घर लाभ में गया। इस दौरान कोई भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित फायदा हो सकता है। इस दौरान कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड गेन हो सकता है, आपकी कोई प्रॉपर्टी सेल हो सकती है, आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। यानी ये सब में प्रॉपर्टी में गेन देने के लिए दिखाई दे रहा है। बहुत बार क्या होता है, इस दौरान आपने कोई प्रॉपर्टी सेल पे लगाई और आपका वो काम बन गया या उसकी शुरुआत हो चुकी है, फिर देखा तो 2 से 3 महीने बाद उस सेलिंग का आपको पूरा पेमेंट मिल गया।
यही चीज़ खरीदने में भी आती है, यही चीज़ बेचने में भी आती है। तो मंगल उसका पूर्ण लाभ लेते दिखाई दे रहे हैं। अब मंगल नवमेश होकर भी 11th हाउस में है, तो हम कहेंगे भाई भाग्य का मालिक लाभ स्थान में गया है कि मेरे भाग्य और मेरे लाभ का आपसी मिलन हो चुका है। ये कॉम्बिनेशन मेरे भाग्य को बेहतर करेगा, मेरे लाभ को सुरक्षित करेगा, क्योंकि मंगल यहाँ से बैठकर दूसरे घर को भी देखते हैं, इसलिए ये मंगल योग कारक होकर सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने वाला ग्रह माना जाता है। तो वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन हमें मंगल से है। हालांकि मंगल नीच राशि की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जब तक मंगल यहाँ है तब तक आपके लिए कोई लॉस नहीं है, इसलिए आप चिंता करने की जरूरत नहीं। अब हमारे कर्म भाव की स्थिति को देखें तो वहाँ पे एक शुभ ग्रह बैठता है कि जब तक वो शुभ ग्रह आपके कर्म भाव में रहेगा तब तक वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ को संभालेगा। संभालने का सीधा मतलब है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आने देगा। अगर कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम आती है तो वो समस्या आपकी दूर होगी। उस समस्या को जो हल करने में सक्षम रहेगा, लाइफ के अंदर आने वाले चैलेंजेस को सॉल्व करेगा बृहस्पति, जब तक वो दशम भाव में रहेगा। क्योंकि यहाँ से बैठ के बृहस्पति देखते हैं आपके सेकंड हाउस को, धन के लिए शुभ है, प्रॉपर्टी के लिए शुभ है, शत्रु पक्ष के ऊपर अपना प्रभाव जमाने के लिए शुभ है, ये भी दिखाई देता है। अब ये बृहस्पति को अगर हम देखें तो ये शुक्र से एक्सचेंज करता है। अब दशम भाव का स्वामी कौन है? शुक्र है। दशम भाव में कौन गया? गुरु गया, और उच्च के शुक्र से राशि परिवर्तन कर गया। और ये दोनों ही ग्रह को अगर आप देखें तो ये दूसरे घर को देखते हैं। इसका सीधा मतलब है कि भाई गुरु और शुक्र जैसे शुभ ग्रह हमारे सेकंड हाउस को देखते हैं, यानी कुछ ना कुछ अच्छी घटना धन भाव से संबंधित होने वाली है। इसी समय को हम जीवन में कहते हैं कि ये प्रगति और प्रमोशन का समय है, कि मार्च का महीना जीवन में आपको चाहे प्रॉपर्टी से फायदा दे, चाहे नौकरी में फायदा दे, चाहे बिजनेस में गेन दे, चाहे लाभ दे, चाहे प्रमोशंस दे, चाहे अटका हुआ पैसा वापस दिलाए, लेकिन ये गेन देने का महीना है और ये बड़ा खास महीना होने वाला है आपके लिए। अब अगर आप इसमें देखेंगे तो हमारा दशम का स्वामी शुक्र उच्च का हुआ। अब बुध भी इस महीने नीच के हैं। अब कहने को ये ग्रह नीच का है, लेकिन ये ग्रह नीच होते हुए नीच जैसे स्वभाव नहीं करेगा। क्यों? पहली बात तो ये दूसरे घर और 11वें घर का मालिक है, ये दोनों ही भाव इनकम के हैं। शुक्र के साथ बैठा है, शुक्र उच्च का है, इसका नीचभंग राजयोग करता है। बुध गुरु की राशि में है, गुरु दशम में है, तो फिर से नीचभंग राजयोग का नियम अप्लाई होता है। इसका मतलब है कि बुध को यहाँ प्योरली सपोर्ट है गुरु और शुक्र का, इसलिए ये ग्रह नीच दिखता है लेकिन नीच जैसा है नहीं। ऐसे ग्रहों को हम कहते हैं, शास्त्र कहता है जब कुंडली के 3 मुख्य ग्रह, 3 मुख्य शुभ ग्रह गुरु, शुक्र और बुध अगर आपके धन भाव से संबंध बना दे तो वो समय आपके जीवन में बेहतर होता है, बहुत बड़ा लाभ और बड़ी स्थितियों का फायदा दे सकता है। जैसे हमने देखा मंगल देख रहा है दूसरे घर को, गुरु देख रहे हैं दूसरे घर को, शुक्र देख रहे हैं दूसरे घर को, तो बुध भी देख रहे हैं दूसरे घर को, यानी सेकंड हाउस कुछ बड़ा होने की सक्षम है। अब कोई व्यक्ति जिस लेवल पे काम कर रहा है उसको इस हिसाब से लाभ है। अगर आप हजारों में काम कर रहे हैं तो 1000 का फायदा, लाखों में काम करते हैं तो लाख का फायदा, और करोड़ों में काम करते हैं तो करोड़ों का गेन ऐसे ही कॉम्बिनेशन से प्राप्त होता है। जिसको मैं कह सकता हूं कि भाई मार्च का महीना सिंह राशि के जातकों के लिए वाकई में ही ऐतिहासिक साबित होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं। तो ये था मेरा आज का एक विषय जो बहुत ही खास था, जिसकी विस्तार से मैंने आपको जानकारी दी कि भी मार्च का महीना जैसा महीना शायद 2025 में फिर से आपको ना मिले, क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशंस आप देखिए कितने हद तक आपके लिए स्ट्रांग है। जय श्री राम।